Hello friends, today we are going to discuss about figure of speeches. There are various figure of speeches. Some of them are easy to identify and to give reason about. Some of them are difficult to identify and equally to write its reason. कुछ एक्सरसाइज में फिगर ऑफ स्पीचेस को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं. कुछ ऐसे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, पर जो भी प्रॉब्लम है हम उन्हें आसान करने की कोशिश करेंगे. फिगर ऑफ स्पीचेस, इनको हम शब्दों के अलंकार कहते हैं, ऑर्नामेंट्स कहते हैं. तो दीज आर ऑर्नामेंट्स इन द लैंग्वेज. लैंग्वेज को और ब्यूटिफाई करने के लिए, बहुत सुंदर तरीके से सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इन फिगर ऑफ स्पीचेस को यूज करते हैं. और जरूरी नहीं कि हर जगह ये लिटरेरी से ही हो. हम सिर्फ बढ़ावा देने के लिए या एक्स्ट्रा बात करने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. बट अप्रोप्रिएट एंड फिगरेटिवली, दो नॉट लिटरेरी, they are figuratively equally important in the sentences. An ordinary way of speaking, it is called the figure of speeches. Sometimes we speak, sometimes we write, and the purpose is to create a great effect of the text. टेक्स्ट का एक अच्छा इफेक्ट और सबसे ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करना एक इम्पॉर्टेंट पर्पस है. और इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी को इंक्रीज करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. पर फिगर ऑफ स्पीचेस के फंक्शंस कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, इससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है और हम किसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और अगर रीजन पूछा है तो रीजन कैसे लिखना है. ये इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे. कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस जो है वो बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस होते हैं, सिमिलैरिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक जैसे के दूसरे दिखते समय. अब सिमिली में, सिमिली पहला फिगर ऑफ स्पीच है, आसान फिगर ऑफ स्पीच है, आपने बहुत बार सुना है. आइडेंटिफाई करना भी आसान है. जब दो चीजें एक जैसे या एक समान दिखाई दे, या दोनों में कम से कम एक समानता हो दो भिन्न वस्तुओं में, तो हम फिगर ऑफ स्पीच से मिली कहते हैं. देयर इज अ लाइकनेस, सिमिलैरिटी बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स और इवेंट्स स्टेटेड इन फुल. इट इज रियली इंट्रोड्यूस्ड विद वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सच एज लाइक, सो एज और एज एज. इसमें एज एज, सो एज का और लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस से ही इज एज ब्रेव एज टाइगर. जिस किसी भी सेंटेंस में दो भिन्न वस्तुओं में आपको समानता या तुलना दिखाई दे, उसमें एज का, सो एज का या लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग दिखाई दे, समझ लेना आपकी फिगर ऑफ स्पीच से मिली है. ये सेंटेंस आपको बहुत ही क्लोज, पॉजिटिव डिग्री के क्लोज दिखता है. पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंसेस ऐसे ही दिखाई देते हैं. आप पॉजिटिव डिग्री के पहले लेवल को भी आप फिगर ऑफ स्पीच सिमिली समझ सकते हैं. इतने आसानी से हम सिमिली को कर पाएंगे. He is as proud as peacock. यहाँ पिकॉक और उसकी तुलना हो रही है, और प्राउड इस एडजेक्टिव को हमने बाहर दिखाया है निकालकर. ऐसे सेंटेंसेस में एज का और सो एज का प्रयोग होता है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच से मिली है. आप एग्जामिनेशन में आसानी से कर पाएंगे. अगर आपको रीजन पूछा है तो आपको सेंटेंस में रीजन भी लिखना चाहिए कि this sentence carries figure of speech simile because there is a similarity between he and tiger, and common quality of bravery or braveness is spoken out or pointed out. इस प्रकार से आप reason भी लिख सकते हैं. Let us talk about other figure of speech. One more example is this: the soul was like a pole star. यहाँ भी figure of speech simile है. Metaphor, simile का condensed form metaphor होता है. सिमिली में हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं में क्या कॉमन है. माधुरी लक्ष्मी जैसी सुंदर है, तो यहाँ पर माधुरी और लक्ष्मी में सुंदरता ये कॉमन फैक्टर है, हमने ये बताया है.
पर मेटाफर में कॉमन क्वालिटी को हाइड किया जाता है, कॉमन क्वालिटी को बताया नहीं जाता, इसलिए इसे इम्प्लाइड कंपैरिजन भी कहते हैं। As in two things were one, जैसे दो चीजें एक ही है, इस प्रकार की तुलना मेटाफर में होती है। कॉमन क्वालिटी इज ऑलवेज ड्रॉप्ड हियर एंड द सेंटेंसेस विल बी लाइक दिस, ही इज द लॉयन ऑफ डेजर्ट। अब उसमें और लॉयन में एक कोई कॉमन क्वालिटी हो सकती है, पर वो कॉमन क्वालिटी हमने बताया नहीं है यहाँ पर, उसको छुपा दिया, तो ये ऑटोमेटिक फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर हो गया। इस प्रकार के सेंटेंसेस मेटाफर के लिए आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया और नेपोलियन ऑफ इंडियन। तो नेपोलियन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हमने कॉमन क्वालिटी नेपोलियंस में और उसमें क्या है इसको ड्रॉप कर दिया और डायरेक्ट हमने तुलना की है। तीसरा है, he is the Hamlet in his life। यहाँ भी हैमलेट में और उसमें क्या कॉमन क्वालिटी है ये भी हमने ड्रॉप कर दिया और डायरेक्ट इसको मेटाफर बनाया। अगर इसकी कॉमन क्वालिटी हम बताते तो सिमिलर हो जाता था। She is the माधुरी दीक्षित ऑफ माई क्लास। अब माधुरी दीक्षित में और उसमें क्या कॉमन क्वालिटी है ये हमने नहीं बताया, पर सुंदरता हो सकती है, पर उसको भी हमने ड्रॉप कर दिया, तो इसको फिगर ऑफ स्पीच हम मेटाफर कहते हैं। रीजन कैसे लिखना है हमने पहले आपको बता दिया, सिर्फ वजह और रीजंस अलग अलग होंगे हर जगह पर। एक फिगर ऑफ स्पीच और होता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब ये शब्द आपने सुना है, कहावतें होती है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस फिगर ऑफ स्पीच प्रोवर्ब बन जाते हैं। एक्सप्रेस विजडम ऑफ द वर्ल्ड इन कंसाइज, बहुत कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में हम दुनिया की विद्वत्तापूर्ण बातों को बताने का प्रयास करते हैं। इसको कंडेंस फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं, और इट इज अ कंडेंस्ड वे ऑफ टेलिंग समथिंग अबाउट द लाइफ इन अ फिलोसॉफिकल वे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कुछ प्रोवर्ब आपने सुनी है, जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था, या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये कुछ कहावतें हैं फेमस जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। A stitch in time saves 9, all that glitters is not gold। ये बहुत सारी कहावतें हमने सुनी हैं। जब ये कहावतें हमारे सेंटेंसेस में आती है तब प्रोवर्ब बन जाती है, और जब आपको लगता है कि ये प्रोवर्ब है तो उसी को फिगर ऑफ स्पीच प्रोवर्ब कहते हैं। तो हमने सिमिली, मेटाफर और फिगर ऑफ स्पीच प्रोवर्ब के बारे में बात की। अगले और एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं जिसे एलेगरी कहते हैं। एलेगरी एक सिंगल सेंटेंस में नहीं आती, या किसी एक एग्जाम्पल को देख के फिगर ऑफ स्पीच एलेगरी प्रूव नहीं होता। एलेगरी का मतलब होता है किसी कहानी को सुनाना और उस कहानी से किसी जिस्ट को, किसी सार को बताना, और आइडियाज आर सिंबलाइज ऑफ द पीपल, लोगों के आइडियाज को इसके माध्यम से सिंबलाइज किया जाता है। इसलिए फिगर ऑफ स्पीच पूरी कहानी सुनने के बाद में, पूरी स्टोरी सुनने के बाद में, पूरी कविता सुनने के बाद में आपको समझ में आता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसे दुनिया के फेमस एलेगरीज कहा गया है, जैसे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, जॉन बनियन द्वारा लिखी गई बहुत सुंदर कहानी है, पोएटिक फॉर्म में है। द फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की बेहतरीन कविता है, बहुत लंबी कविता है, पोएटिक फॉर्म में है। स्वैन एंड सिद्धार्थ एडविन अर्नॉल्ड की एक छोटे साइज की कह सकते हैं ऑन एन एवरेज एक पोएम है, जहां पर सिद्धार्थ ने स्वान बर्ड को बचाने का कैसा प्रयास किया, और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। मारने वाले से तारने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है, सेवियर इज ग्रेटर देन द स्लेयर। इस प्रकार का एक मैसेज ये कहानी देती है। जब कोई कविता, जब कोई कहानी एक मैसेज देती है तब उसे हम फिगर ऑफ स्पीच एलेगरी कहते हैं। तो आप आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे कि दिस पोएम कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच एलेगरी बिकॉज दिस इज द स्टोरी ऑफ सो एंड सो पर्सन एंड दिस इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस प्रकार से आप फिगर ऑफ स्पीच एलेगरी को एग्जाम में ट्रीट कर सकते हैं। एक और दूसरा एग्जाम्पल है फिगर ऑफ स्पीच का पैराबल। पैराबल होते हैं, फेबल्स होते हैं, असुरेंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच थोड़े थोड़े फर्क से आते हैं। पैराबल क्या है वो भी समझ लीजिए। An allegory in which familiar objects are defined to mean some moral or spiritual truth or religious ideas। पैराबल के माध्यम से कहानी सुनाई जाती है, और कोई धार्मिक कहानी होती है, रिलीजियस होती है, स्पिरिचुअल होती है, और उसका एक मैसेज देने का पर्पस होता है। इट इज अ सिंपल स्टोरी यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन। एक छोटी कहानी
छोटी कहानी, अब छोटी कहानी माने एलेगरी से छोटी, एलेगरी से छोटी कहानी है और एक स्पिरिचुअल मैसेज, एक रिलीजियस मैसेज देने का प्रयास करते हैं, तो इसे हम पैराबल्स कहते हैं। जीसस के लाइफ में, बाइबल में उन्होंने बहुत सारी उनके जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां बताई, वो सारी छोटी छोटी कहानियां पैराबल्स कहलाती है। बुद्ध एंड इस धम्मा में बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं, वो अंगुलीमाल से मुलाकात हो या फिर ऐरावत हाथी का उसको कंट्रोल करना हो बुद्ध द्वारा, या ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो उनके जिंदगी से रिलेटेड है। बाइबल में जीसस से रिलेटेड बहुत सारी छोटी मोटी कहानियां हैं। ये सारी कहानियां पैराबल्स का फॉर्म लेती है। छोटी कहानियां छोटी छोटी सीख जिंदगी की देने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसे हम फिगर ऑफ स्पीच पैराबल्स कहते हैं। एलेगरी के बाद में आने वाला ये फिगर ऑफ स्पीच है। फेबल भी और एक छोटी कहानी का स्वरूप है, पर फेबल में और एलेगरी में और पैराबल में थोड़ा सा फर्क है। फेबल में क्लियर कट फर्क समझ में आता है, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी, ये छोटी कहानी होती है, पर वेयर द कैरेक्टर्स आर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, द स्टोरी इज टोल्ड फॉर द सेक ऑफ अ मॉरल। यहाँ पर जो भी पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो निर्जीव इनएनिमेट थिंग्स होते हैं, उनके माध्यम से जो कहानियां बताई जाती है, प्लांट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नेचर के अलग अलग फोर्सेस हो सकते हैं, इनको कैरेक्टर बनाकर कहानियां सुनाई जाती है और वो अलग अलग प्रकार के मैसेजेस देते हैं, तब इसे हम फीबल्स कहते हैं। बहुत सारे फीबल्स फेमस है और ये बचपने से आपने सुने हैं। फॉक्स और ग्रेप्स की कहानी, अंगूर तोड़ नहीं पाता फॉक्स और उसको खट्टे लगते, ये कहानी हमने कई बार सुनी है। द लॉयन एंड माउस की कहानी, शेर जाल में फंस जाता है, चूहा उसको छुड़ाता है, ये भी एक प्रकार का फीबल है। द फॉक्स और क्रो की कहानी, द टॉर्टस और हेयर की फेमस कहानी, ये सारी फेबल्स से छोटी कहानियां हैं। इनएनिमेट थिंग्स को हमने यहाँ पर लिया, इंसान यहाँ पर कैरेक्टर्स नहीं होते और इनके माध्यम से हम कहानियां सुनाते हैं, इनको हम फीबल्स कहते हैं। रीजन आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद में। एक और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। इज द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स। दो अलग अलग शब्द, दो अलग अलग फ्रेजेस एक कॉन्फ्लिक्टिंग, परस्पर विरोधी मीनिंग के साथ यहाँ पर आते हैं, पर दोनों शब्द एक साथ जोड़े जाते हैं, भले ही उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन हो या कॉन्ट्राडिक्टरी हो भाव। सेंटेंसेस देखने के बाद में कभी कभी फिगर ऑफ स्पीच समझ में आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार विद फीडिंग। अब स्टार का मतलब होता है भुखमरी का होना, खाने को नहीं मिलना, और फीडिंग का मतलब होता है बहुत सारा खाने के लिए होना, तो दोनों शब्द एक ही सेंटेंस में है। जेम्स फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन द क्रिश्चियन। अब जेम्स फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट शब्द आया और बाद में फुल कहा है, तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक ही सेंटेंस में आए, तो फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन बन जाता है। अ लिटिल नॉइज लेस नॉइज, नॉइज लेस नॉइज ऐसा फ्रेज इसमें आया है। तो नॉइज लेस या तो एक शब्द हो सकता है, नॉइज दूसरा शब्द हो सकता है, पर दोनों को एक ही सेंटेंस में लाकर हमने फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन यहाँ पर प्रूव किया है। लेट अस टॉक सब इसी के जैसे एंटीथेसिस भी है। एंटीथेसिस में ऑक्सीमोरन में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। इट इज आल्सो द फिगर ऑफ स्पीच हैविंग सम कॉन्ट्रडिक्शंस, और आइडिया इज सेट अगेंस्ट अनदर ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइटनिंग द इफेक्ट ऑफ व्हाट इज सेड। जो कुछ भी कहा जाता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर आइडिया को, वर्ड को हमने सामने लाकर एक कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडिया को एंटीथेसिस में बताया जाता है। जैसे प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम। एक ही वाक्य में दो अलग अलग आइडियाज को हमने लाया है। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग आइडियाज आई है, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आई है। माने एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग परस्पर विरोधी अगर आइडियाज आती है तो उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। एग्जामिनेशन में सिमिली आपको पूछा जा सकता है। बहुत बार आपको मेटाफर, 99% मेटाफर के एग्जाम्पल्स आते हैं, एल्ट्रेशन के एग्जाम्पल आते हैं, पर्सोनिफिकेशन आता है, रिपीटेशन आता है, ऑक्सीमोरन वगैरह जैसे एग्जाम्पल बहुत कम बार पूछे जाते हैं, पर जो रेगुलरली पूछे जाते हैं उनको आपको अच्छे से याद करना जरूरी है। God made the country, but man made the town. United we stand and divided we fall. ये सारी चीज, अब ये प्रोवर्ब भी है, फिगर ऑफ स्पीच प्रोवर्ब भी है, फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस भी है।
एक और मजेदार बात फिगर ऑफ स्पीचेस में होती है, एक ही सेंटेंस में कई फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। वहां सिमिली हो सकता है, उसी में एलिट्रेशन हो सकता है, वहां पर्सोनिफिकेशन हो सकता है। तो एक ही सेंटेंस में दो दो तीन तीन फिगर ऑफ स्पीच भी रहते हैं। आपको जो ज्यादा डोमिनेंट फिगर ऑफ स्पीच लगता है, वो आपको जो गारंटेड लगता है, उसको आप लिखिए और वो आंसर आपका करेक्ट होगा। अगर एक से ज्यादा आपको आंसर्स आते हैं, आपने लिख के रखा, तो वो भी कोई परेशानी नहीं। पर ये आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में, स्कूल कॉलेज एग्जाम में कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा स्कोप आपको रहता नहीं है लिखने के लिए। वन मैन्स फूड मे बी अनदर मैन्स पॉइजन, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल जो एंटीथेसिस को दर्शाते हैं। देखो, फिगर ऑफ स्पीच समझते समय या तो सेंटेंस को आप समझो और फिगर ऑफ स्पीच समझने का प्रयास करो, या फिर फिगर ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को समझो और एग्जाम्पल को समझो। आप जिस किसी भी तरीके से, या तो डिडक्टिव मेथड से जाए, या फिर आप जो भी मेथड आपको आसान लगती है उस मेथड से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसी रेंज में और एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे एपिग्राम कहते हैं। एपिग्राम का मतलब होता है अपनी बात को बहुत पॉइंटेड और वीटी तरीके से, बहुत होशियारी से, चमत्कारिक पद्धति से कहना, जहां शब्दों का छल होता है, शब्दों का खेल होता है। जैसे जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है, एवरी मैन डिजायर्स टू लिव लॉन्ग बट नो वन वुड बी ओल्ड। हर कोई व्यक्ति बहुत लंबा जीना चाहता है और किसी को भी बूढ़ा होना नहीं है। अब ये एक ही सेंटेंस में देखो कितने विटी तरीके से जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी बात को कही है, जहां ये बहुत कुछ इफेमिज्म के करीब भी जाता है, एफोरिस्टिक स्टाइल में जब अपनी बात को कहना होता है। द हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील्ड आर्ट। अब ये सेंटेंस भी एक बेहतर नमूना है फिगर ऑफ स्पीच एपिग्राम का, जहां पर बहुत विटी तरीके से विक्टोरियन इरा में ऐसे बहुत सारे ट्रेंड आए थे जहां पर लोग अपनी बात को बहुत विटी तरीके से कहना चाहते थे, एफोरिस्टिक स्टाइल में कहना चाहते थे। तो कॉन्स्पिशियस बाय हिज एब्सेंस, अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस लाइन है। ही लिव्ड लाइफ ऑफ एक्टिव आइडलनेस। इस प्रकार के सेंटेंसेस राइटर की अपनी बेहतरीन स्टाइल को बताते हैं कि उनके पास कितना नॉलेज, कितना विटीनेस, कितना शार्पनेस शब्दों के साथ खेलने का रहा होगा, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच भी, एपिग्राम एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। पन, ये बहुत पॉपुलर फिगर ऑफ स्पीच है। आपने अगर मराठी फिल्म्स देखे हैं तो दादा कोंडके की पिक्चर्स जो है, सिनेमा जो है, वो तकरीबन पन से भरे हुए होते हैं। एक ही सेंटेंस का डबल मीनिंग निकलना, इसे हम फिगर ऑफ स्पीच पन कहते हैं। जैसे, इज लाइफ वर्थ लिविंग? सवाल पूछा गया है, दैट डिपेंड्स ऑन द लीवर, अपॉन द लीवर। अब यहाँ लीवर का मतलब जीने वाला भी होता है, और शरीर में जो ऑर्गन होता है लीवर, उसे भी हम लीवर कहते हैं। दोनों बात सही लगती है, पर यहाँ पर डबल मीनिंग है। दूसरा सेंटेंस, द लेपर्ड चेंजेस स्पॉट्स एज ऑफन ही गोज फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। अब यहाँ पे पहला स्पॉट और दूसरा स्पॉट, दोनों शब्द एक जैसे हैं, पर फिगर ऑफ स्पीच पन के कारण दोनों की मीनिंग अपनी अपनी जगह अलग है। एक तीसरा, एक बेहतर एग्जाम्पल है आपको पन समझने के लिए। द एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर, विदेशी दूत, एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे देशों में रहकर, हु लाइज, और जो रहता है, ऐसा भी सेंस है, और जो झूठ बोलता है, ऐसा भी सेंस है। तो एक ही शब्द के दोनों मीनिंग यहाँ पर निकलते हैं। जब एक ही सेंटेंस के, एक ही शब्द के डबल मीनिंग निकलने लगे, आप आसानी से समझ लेना कि वो फिगर ऑफ स्पीच पन है। वहां पर एक कंडेंस सेंटेंस करके फिगर ऑफ स्पीच होता है, जनरली पूछा नहीं जाता, पर आप जब फिगर ऑफ स्पीच सुन ही रहे हैं तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। is one in which an absurd effect is produced by shortening the sentences in such a way that two objects are brought under the same verb, although the verb really suits only one of them. ये फिगर ऑफ स्पीच क्या करता है? दो अलग अलग प्रकार के आइडियाज को एक ही वर्ब के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर देता है। कंडेंस का मतलब ये होता है बहुत टर्स तरीके से, बहुत ही गुड तरीके से एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा मीनिंगफुल बात करना, बहुत कंडेंस तरीके से बात करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिस बोलो रिटर्न्ड इन फ्लडेड ऑफ टीयर्स एंड a sedan chair.
अब एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग बातें कही गई है। शी ड्रॉप्ड द ग्लोरी एंड कर्टसी। ग्लोरी और कर्टसी दो अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के एक ही सेंटेंस में लाके बताने का प्रयास किया है। स्मेलिंग ऑफ मस्क एंड आइसोलेंस टेनिसन की बहुत फेमस लाइन्स है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमने कई बार इस प्रकार के आइडियाज को कंडेंस तरीके से, बहुत गहन तरीके से बताने का कवियों ने प्रयास किया, राइटर्स ने प्रयास किया है। क्लाइमैक्स और एक इंपॉर्टेंट फिगर स्पीच है। क्लाइमैक्स अगर आप समझते हैं तो एंटी क्लाइमैक्स भी आपको समझना पड़ता है। जब आप अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को चढ़ते क्रम में बताते हैं, तब उसे हम फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमैक्स कहते हैं। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच in which the sense rises by successive steps toward the more and more important। एक के बाद एक important ideas को हम बताते जाते हैं तो उसे हम climax कहते हैं। जब उतारते जाएंगे तब उसे हम anti climax कहेंगे। जैसे for example, we have petitioned, we have remonstrated, we have supplicated, we have prostrated ourselves at the foot of the throne। एक के बाद एक आइडिया को सप्लीमेंट्री हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। फेमस एग्जाम्पल, शी केम, शी सॉ, शी वन। वो आई, उसने देखा और उसने जीत लिया। तो आइडियाज को हमने देखो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते क्रम में रखा है। शी सोर बाय द स्काई, बाय द सन, मून एंड स्टार्स। यहाँ भी हमने आइडियाज को चढ़ते क्रम में रखा है। इस प्रकार से आइडियाज जब भी आती है तो इसे फिगर ऑफ स्पीच क्लाइमैक्स कहते हैं। जब क्लाइमैक्स समझा तो एंटी क्लाइमैक्स भी समझ लीजिए। व्हेन देयर इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द आइडियाज और थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस, इट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में देयर इज असेंडिंग ऑर्डर, एंटी क्लाइमैक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑन द सेम डे ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज फॉर्चून एंड हिज बेस्ट सूट ऑफ द क्लोथ्स। देखो आइडियाज को कैसे बड़े आइडियाज से लेके छोटी आइडिया तक लेके आए। He lost his wife, his children, the house, his dog। हमने आइडियाज को यहाँ भी उतारते हुए लाया है। तो इस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीचेस क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स में आते हैं। पैराडॉक्स थोड़ा सा एंटीथेसिस के करीब पहुंचने वाला एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। इज a statement which appears to be contradictory itself। ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में परस्पर विरोधी दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो वन सो पुअर एज अ वेल्दी माइसर। इस अमीर कंजूस की तरह दूसरा कोई गरीब होगा नहीं। एक ही वाक्य में दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया। द ग्रेटर द ट्रूथ, द ग्रेटर द लाइबल। द मोर द थिंग्स अ मैन इज अशेम्ड ऑफ, द मोर रिस्पेक्टेबल ही इज। इस प्रकार के परस्पर विरोधी दो विचार एक ही सेंटेंस में लाने का काम पैराडॉक्स करते हैं। एंटीथेसिस में दो शब्द आते हैं, पैराडॉक्स में दो विचार आते हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस आते हैं। ये थोड़ा सा फर्क आप समझ लेना। कुछ ऐसे होते हैं फिगर ऑफ स्पीच जो एसोसिएशन के साथ जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें मेटोनिमी सबसे बड़ा नाम है। मेटोनिमी क्या होता है वो भी समझ लीजिए। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नेम ऑफ वन थिंग इज पुट फॉर द अनदर। एक वस्तु के स्थान पर दूसरे शब्द को रखना। एक शब्द मेटोनिमी के अलग अलग प्रकार है। हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे मेटोनिमी को। द सिंबल ऑफ द थिंग्स आर सिग्निफाइड एज। जैसे सिंबल को हम बदलते हैं, सिंबल की मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। जो वर्ड हमें दिखाई देता है एक्चुअली उसका मीनिंग अलग है, पर उसके पीछे उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। जैसे थ्रोन का मतलब होता है द रॉयल अथॉरिटी, रेड टेप फॉर ऑफिशियल रूटीन, स्केप्चर फॉर रॉयल्टी, बेंच फॉर ऑफिस ऑफ द जजेस, रेड कोट फॉर सोल्जर्स। तो ऐसे अलग अलग शब्द हैं जो अलग अलग वस्तुओं को निर्देशित करते हैं। Sometimes it is also working as an instrument for the agent। एजेंट के तौर पर ये भी काम करता है। जैसे कोई शब्द बताया गया तो उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। जैसे द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये एक प्रोवर्ब भी है, पर पेन का यहाँ पर मतलब होता है कोई इंटेलिजेंट आदमी, इंटेलिजेंट व्यक्ति, और स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, पर यहाँ पर तलवार जैसे तलवार का मीनिंग नहीं है। Those who use the pen have more influence than those who use the sword, ऐसा उसका मीनिंग है। माने तलवार का इस्तेमाल करने वालों से पेन का इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार का मीनिंग इसमें आता है। मेटोनिमी अलग अलग प्रकार से भी आती है। जैसे द कैरीड फायर एंड स्वॉर्ड, यहाँ पर द एनिमीज टेरिटरी के बारे में, डिसोलेटिंग वॉर के बारे में बताया है।
The container of the thing contained as a full purse never lack friends. He is addicted to the bottles. यहाँ पर bottles की बात की, वो liquor content की bottle भी हो सकती है या सादी bottle भी हो सकती है. इस प्रकार से मेटोनोमी अलग अलग फॉर्म में आते हैं. Effect of cause and cause for effect, as the bride dead quivered and the victim's throat. टेनिसन की फेमस लाइन्स है. Oh, for a beaker full of warm south. किड्स की लाइन्स है. Author for the worker as I do not like Homer. I do not like Homer, यहाँ पर होमर मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब होमर के वर्क से, लिटरेरी क्रिएशन से है. He reads Milton. मिल्टन का मतलब यहाँ व्यक्ति मिल्टन नहीं है, तो मिल्टन के वर्क से, राइटिंग से. इस प्रकार से मेटोनोमी अलग अलग फॉर्म में आती है. एक और इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम सिनेडक कहते हैं. सिनेडक, when the name of the part is applied for the whole or that the whole is to the part. एक शब्द को पूरे ग्रुप के लिए या पूरे ग्रुप के शब्द को एक पार्ट के लिए जहां पर डेजिग्नेट किया जाता है, उसे फिगर ऑफ स्पीच सिनेडक कहते हैं. जैसे द पार्ट इज आउट फॉर द होल. यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स. गिव अस डे अवर डेली ब्रेड. यहाँ पर डेली ब्रेड का मतलब एक दिन खाने के लिए दीजिए ऐसा मतलब नहीं है उसका. डेली ब्रेड का मतलब होता है फूड. तो यहाँ पर फूड के लिए हमने डेली ब्रेड शब्द का यूज किया है. He had a very successful career on the boards. यहाँ पर बोर्ड्स का मतलब स्टेज ऐसा होता है, तो बोर्ड को डेजिग्नेट करने के लिए हमने, स्टेज को बाईपास करने के लिए हमने शब्द लिया है बोर्ड्स. देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ सिनेडक. इंडिया वन ऑल मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान. अब इंडिया वन ऑल मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर इंडिया माने ऑल कंट्री नहीं होता. इंडिया का मतलब यहाँ पर टीम ऑफ द 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट ऐसा होता है. तो पूरे कंट्री को डेजिग्नेट करने के लिए हमने सिर्फ यहाँ एक इंडिया वर्ड को लिया, पर एक्चुअली इट मीन्स द टीम ऑफ 11 प्लेयर्स. इस तरीके से होल पार्ट को एक डेजिग्नेट करने के लिए या डेजिग्नेट करने के लिए एक पूरे पार्ट को एक छोटे से पार्ट से हम जब डेजिग्नेट करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच से सिनेडक कहते हैं. एक्सक्लेमेशन, इस शब्द को देखने के बाद ही आप फिगर ऑफ स्पीच समझ जाते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच एक्सक्लेमेशन में क्या होता है. जब किसी को उद्देशित करने के लिए, किसी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ शब्द आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ ही आएंगे, उद्गारवाचक चिन्ह के साथ ही आएंगे, तो आप समझ जाना. अचानक किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं. टू हैव सीन सम, व्हाट हैव सीन, सी व्हाट आई सी. यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, शेक्सपियर की लाइन है. बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड, यहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट स्टिल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. टेनिसन की लाइन है. माने एक यहाँ पर तो सिम्टम आपको दिखाई देता है कि फिगर ऑफ स्पीच एक्सक्लेमेशन में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको दिखाई देगा. इस प्रकार से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन समझ सकते हैं. हाइपरबॉल, जो बहुत आसान है आपको समझने के लिए, इससे आसान सिमिली के जैसा और हाइपरबॉल के जैसा आसान कोई फिगर ऑफ स्पीच हो नहीं सकता. जहां अतिशयोक्ति होती है, बड़ा चढ़ाकर बातें होती है, एग्जाजरेशन होता है, ओवर स्टेटमेंट किए जाते हैं, बात को फुला फुला कर बताया जाता है गुब्बारे की तरह, इसे हम फिगर ऑफ स्पीच एग्जाजरेशन या फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक फेमस एग्जाम्पल है शेक्सपियर के. हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑन द परफ्यूम्स ऑफ द अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. फेमस लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियरियन ड्रामा. व्हाई मैन, if the river were dry, I am able to fill it with my tears. This is another best example of the hyperbole. I have invited my millions of people for the party, and he was running on the water with his one leg. इस प्रकार के एग्जाम्पल जहाँ बातें असंभव लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, वहां पर हमने इस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना है. इसे हाइपरबोल या एग्जाजरेशन कहते हैं. इफेमिज्म के बारे में हमने थोड़ा सा इसके पहले बात किया था. इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीएबल थिंग्स विद एग्रीएबल वर्ड्स. डिसएग्रीएबल थिंग्स जो होती है उसको एग्रीएबल वर्ड्स के द्वारा हम बताने का प्रयास करते हैं. यह एफोरिस्टिक स्टाइल है बताने का. जो बात सिंपल है उसको अलग स्टाइल से बताने का ये एक स्टाइल है. जैसे ही वाज फॉलन अस्लीप, वो मर गया ऐसा भी हम बोल सकते थे, पर उसी बात को ही वाज फॉलन अस्लीप, वो हमेशा के लिए सो गया, कहना वही था कि ही इज डेड,
पर हमने शब्दों को बदलकर दूसरे सभ्य शब्दों में इस बात को कहा, तो फिगर ऑफ स्पीच इफ्यूमिज्म हो गया। He is no more a single now, अभी वो अकेला नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? He is married now, वो डबल हो गया। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात को कुछ अलग स्टाइल से बताने का प्रयास इफ्यूमिज्म में किया जाता है। He went to pass water, अब ऐसे सेंटेंसेस 4 लोगों में हम बोल नहीं सकते, इसलिए एक आसान तरीका होता है हमारे पास कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाए। He went to pass water का मतलब होता है he went for urinal और urinate। इस प्रकार से फिगर ऑफ स्पीचेस हमें कुछ बातें आसानी से कहने के लिए मदद भी करते हैं। तो इफ्यूमिज्म एक अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है। एक होता है टोटोलॉजी। आप 9th स्टैंडर्ड में है, 10th में है, 11th 12th में है, तो टोटोलॉजी आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। When two words or phrases in a sentence have the same meaning, एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ड अगर आते हैं और दोनों का मीनिंग एक जैसा है तो उसे फिगर ऑफ स्पीच टोटोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए कंटिन्यूअस अनएंडिंग सॉन्ग। अब कंटिन्यूअस का मतलब ही अनएंडिंग होता है, देने की जरूरत नहीं थी, पर कवि का अपना स्वभाव रहता है, वो दे सकते हैं। तो कंटिन्यूअस के साथ साथ अनएंडिंग दूसरा शब्द दे दिया। जब एक ही मीनिंग के दो शब्द बार बार एक के बाजू में एक आएंगे तो फिगर ऑफ स्पीच टोटोलॉजी समझना। द ताजमहल वॉज ग्रैंड, इट वॉज वंडरफुल। जब ग्रैंड बोला है तो फिर से वंडरफुल बोलने की जरूरत नहीं थी, पर एक ही सेंटेंस में ग्रैंड और वंडरफुल दोनों शब्द सिनोनिम है एक दूसरे से। जब दो ऐसे सिनोनिम्स एक ही साथ एक ही सेंटेंस में आएंगे तो फिगर ऑफ स्पीच टोटोलॉजी होता है। एनाफोरा एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, वो भी समझ लीजिए। कुछ नाम तो ऐसे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, पर आज पहली बार सुन रहे होंगे तो समझ लीजिए। एनाफोरा, द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लॉजेस और वर्सेस है। एक ही सेंटेंस की शुरुआत में अगर शब्द बार बार रिपीट होते हैं तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग डे। यहाँ देखो हर क्लॉज में रॉन्ग 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 शब्द आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ये फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा हो गया। एसोनेंस भी एक है, छोटे छोटे ही फिगर ऑफ स्पीचेस है, पर ध्यान में रखना जरूरी है। एसोनेंस में क्या होता है? इट आइडेंटिफाई और सिमिलैरिटी इन साउंड बिटवीन इंटरनल वॉवेल्स इन नेबरिंग वर्ड्स। आजू बाजू के जो शब्द जो यूज करते हैं पोएट या राइटर, वो एक दूसरे से बिल्कुल राइमिंग करने वाले, एक जैसे साउंड प्रोड्यूस करने वाले शब्द लगते हैं, पर ये ओनोमोटोपिया नहीं है। ओनोमोटोपिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। एसोनेंस का एग्जांपल देखिए, हाउ, नाउ, ब्राउन, काउ। अब नाउ, काउ, ये शब्द बार बार कैसे एक ही इंटरनल वॉवेल्स को, नेबरिंग वॉवेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, तब आप समझ जाना कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस है। We will stop here for a moment. It's a very long topic to continue about, पर फिगर ऑफ स्पीच एक ही स्लाइड में एक ही वीडियो में खत्म हो जाए इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारे और फिगर ऑफ स्पीच है। तो आज के लिए हम यही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगले एक वीडियो में हम जो शेष फिगर ऑफ स्पीचेस है उसकी बात